वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल टोटल फार्मूला ऑफ एंट्रोपी विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कीजिएगा। देखिए, आज हम लोग जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में जितना भी टाइप का आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला निकल कर आता है, उन सभी को कंबाइन करके हम लोग यहाँ पर एक क्लब करेंगे। क्योंकि जैसे ही हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर एंट्रोपी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और इससे CSIR नेट, गेट या फिर आपका जो है ग्रेजुएशन या फिर IIT जैम, इन सभी जगहों पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला की ज़रूरत होती है, जो फार्मूला का टोटल डिस्क्रिप्शन जो भी डिटेल है हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं एंट्रोपी का जो फार्मूला होता है। पहले एंट्रोपी को तो हम लोग S से डिनोट करते हैं। S इज द सिंबल फॉर एंट्रोपी एंड इट इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाय T होता है। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। उसके बाद सेकंड आता है हमारा एंट्रोपी चेंज फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। उसको हम लोग जस्ट कुछ इस तरह दिखाते हैं, इंटीग्रेशन टेकन फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस फॉर द चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू 0। सेकंड हो गया। थर्ड हमारा होता है एंट्रोपी, जो होता है हमारा एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, स्टेट फंक्शन है मतलब कि वो किसी भी सिस्टम के शुरुआती और फाइनल स्टेज पर जो उसका वैल्यू होगा एंट्रोपी चेंज का, वो डिपेंड करता है। ठीक है, और एंट्रोपी चेंज फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0 होता है। उसको हम लोग ये वाले फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। थर्ड होता है हमारा एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, एंट्रोपी हमारा स्टेट फंक्शन है। 1 2 3 पॉइंट्स हो गया। उसके अलावा जो हम लोग जानते हैं कि एंट्रोपी जो होता है किसी भी प्रोसेस के लिए, अगर हम लोग को पूछा जाता है कि फॉर अ गिवन प्रोसेस, अगर पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, अगर ये मान लीजिए कि कोई एक गिवन प्रोसेस दिया हुआ है और किसी दो टेम्परेचर के बीच में अगर पूछ रहा है कि उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो उसको भी हम लोग इंटीग्रेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई एक एंट्रोपी चेंज प्रोसेस के लिए टोटल डेटा प्रोवाइड किया हुआ है, और सपोज दिया हुआ है कि X टेम्परेचर और एक Y टेम्परेचर, दोनों के बीच में जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो उसको भी हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ गिवन प्रोसेस फ्रॉम द टेम्परेचर X टू Y। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यहाँ पर हम लोग को ये देखना है एंट्रोपी जो है किसी भी सिस्टम का और सराउंडिंग का जो चेंज होता है उसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी अब हमारा दो पार्ट हो जाता है। एक हो गया हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारा जो टोटल एंट्रोपी होता है दैट इज S टोटल इज इक्वल टू हो गया हमारा एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, और ये होता है हमारा 0 के बराबर। ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी जो है हमारा सिस्टम का जितना इंक्रीज करता है उतना ही एंट्रोपी हमारा सराउंडिंग का डिक्रीज कर जाता है। इसलिए एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो है फॉर अ केस ऑफ रिवर्सिबल कंडीशन इज 0 होता है। अब अगर हम सेकेंड बात करेंगे इरिवर्सिबल केस के लिए। ठीक है, अगर इरिवर्सिबल केस के लिए हम लोग बात करते हैं तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो होता है हमारा वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम का एंट्रोपी पॉजिटिव होता है और सराउंडिंग का एंट्रोपी वहाँ पर हम लोग 0 अप्रॉक्सीमेटली एज्यूम करते हैं। तो इस केस में एंट्रोपी जो टोटल एंट्रोपी हो गया सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक आता है कि क्लॉजियस इनइक्वालिटी। ठीक है, क्लॉजियस इनइक्वालिटी में कुछ नहीं किया जाता है, बस ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो वैल्यू है उसको कंबाइन करके हम लोग लिख देते हैं। क्लॉजियस
इक्वालिटी ये कहता है टोटल एंट्रोपी, दैट इज एस टोटल इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो नीचे वाला साइन है ये हमारा इक्वल टू के लिए दिखाता है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। अपर वन इज द ग्रेटर देन साइन एंड इट इज़ फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये हमारा क्लॉजियस इनइक्वालिटी है। इस नेक्स्ट होगा हमारा एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन। देखिए ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव। मान लीजिए कि हमारे पास डायमंड है, डायमंड के ऊपर हम ऐसा रिएक्शन कंडीशन अप्लाई करते हैं कि डायमंड चेंज होकर के ग्रेफाइट बन जाता है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन हुआ डायमंड टू ग्रेफाइट में। तो किसी भी फेज़ में उसका जो ट्रांजिशन होता है वो हमारा ट्रांजिशन कहलाता है। और उसके अलावा यहाँ पर हम लोग एक और बोल सकते हैं, जैसे वाटर है वो गैसियस स्टेट में है और उसको अगर हम लोग लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो भी एक प्रकार का ट्रांजिशन हुआ, ठीक है। मगर दोनों में अंतर क्या है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ फेज ट्रांजिशन फॉर अ फाइनाइट प्रोसेस एंड इनफाइनाइट प्रोसेस, ठीक है। तो फाइनाइट प्रोसेस में आ गया कि जो हमारा एक निश्चित समय के इंटरवल में हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग वाटर वेपर में है, उसको हम चाहेंगे तो आसानी से वाटर लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट डायमंड जो है या फिर ग्रेफाइट जो है हमारा नेचर में काफ़ी टाइम लगता है वो अपने मतलब डायमंड फॉर्म में, सॉरी ग्रेफाइट फॉर्म से डायमंड फॉर्म में कन्वर्ट होने में, या फिर डायमंड से ग्रेफाइट जिस भी फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो एक इनफाइनाइट टाइम ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे फेज ट्रांजिशन फॉर अ फाइनाइट प्रोसेस, ठीक है। तो फाइनाइट प्रोसेस में पहला हमारा होता है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, सॉरी एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, तो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन कहता है कि मान लीजिए जब हमारा वाटर है, अगर हम वाटर का केस को कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो वाटर जब हमारा बॉयल हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर वाटर मॉलिक्यूल जो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो उस समय जो एंट्रोपी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। और अगर इसको हम लोग बाय डेफिनेशन कहेंगे तो अमाउंट ऑफ एंट्रोपी चेंज टेक प्लेस व्हेन द 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर इज changes into water vapor at its boiling point is known as its entropy of vaporization, ठीक है। और entropy of vaporization के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है del S vap is equal to enthalpy of vaporization, ये मैं vaporization लिखा हूँ, डिवाइडेड बाय इट्स बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। TB लिख सकते हैं या फिर सीधा TB लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा entropy of vaporization is equal to enthalpy of vaporization divided by its boiling temperature। नेक्स्ट होता है हमारा entropy of fusion। entropy of fusion के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला होगा entropy del S FUSION del S fusion is equal to enthalpy of fusion divided by फ्यूज़न टेम्परेचर। थर्ड वन होता है हमारा एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न हो गया, ये हो गया। कंडेंसेशन भी हम लोग ले सकते हैं, कंडेंसेशन में भी फेज का चेंज होता है। डेल एस कंडेंसेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज फॉर कंडेंसेशन डिवाइडेड बाय इट्स टेम्परेचर। इस एक और इम्पॉर्टेंट आता है दैट इज हमारा एंट्रोपी चेंज फॉर क्रिस्टलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है।
इसके अलावा एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांजिशन का एक और फार्मूला आता है जिसको कि ट्राउसन रूल के रूप में यूज़ किया जाता है। इसको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। ये किसी लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है जिस लिक्विड का वैल्यू जो भी हमारा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर इज इक्वल टू 88 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, वो हमारा ट्राउसन रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा लिक्विड है जनरली उसका जो बेहतर लिक्विड होता है, मतलब जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एक नॉर्मल अट्रैक्शन होता है, मतलब जो एक लेवल है जो हमारा एक स्केल है उसके हिसाब से अगर अट्रैक्शन होगा तो उस मॉलिक्यूल के लिए जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर यूनिट बॉइलिंग टेम्परेचर का वैल्यू 88 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस, ये होता है एस इक्वल टू समेशन ऑफ एन हमारा नंबर ऑफ मोल है, इंटू ब्रैकेट के अंदर सी पी इंटू एल एन टी फॉर टेम्परेचर माइनस एल एन पी माइनस आर एल एन एक्स इज़ द मोल फ्रैक्शन प्लस एस डैश। ये हमारा एस डैश जो हो गया वो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है फॉर एंट्रोपी के लिए जिसका वैल्यू प्रोवाइडेड रहता है। और नेक्स्ट हो गया हमारा एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग कहता है नेगेटिव ऑफ आर समेशन ऑफ एन आई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आई इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस वेयर एन आई इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ ith गैस। जो भी गैस मतलब गैस का मिक्सचर है इसमें से जो भी गैस का जितना भी मोल्स है उसको यहाँ पर उसके लिए ni यूज़ किया गया है और xi फॉर द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। तो ये तीन, इसके अलावा 4 और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है 4 से 5 जो कि आपका यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इंट्रोपी चेंज जो हम लोग किसी भी प्रोसेस के लिए निकालते हैं तो वहाँ पर हम लोग का उसका जो वेरिएबल्स चेंज हम लोग लेते हैं, दैट इज़ इंट्रोपी चेंज जो भी हम लोग डिटरमाइन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को कॉमन लेते हैं। तो ये जो प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है इसको टोटल 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। टेम्परेचर को अगर कॉमन लेंगे तो एक टेम्परेचर एंड प्रेशर हो गया और सेकेंड वन हो गया टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो जब हम लोग टेम्परेचर एंड वॉल्यूम को लेते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा एंट्रोपी चेंज होता है दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी भी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है फॉर द एंट्रोपी चेंज। और उसके बाद जब हमारा जो वेरिएबल्स जब हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर के फॉर्म में लेते हैं, यानी कि एंट्रोपी चेंज जब हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन दैट केस एंट्रोपी चेंज का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन माइनस एन आर एल एन पी टू बाई पी वन हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर दोनों फार्मूला को मिला करके 3 चेंजेस जब हम लोग को आता है वहाँ पर भी हम लोग इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। 3 चेंजेस क्या क्या हो सकता है देखिए हम लोग देखते हैं। पहला चेंज हो गया हमारा जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वो जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जब आइसोकोरिक प्रोसेस है यानी हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसमें ये दोनों फार्मूला में से कौन सा फार्मूला लग सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर NCP का यूज़ हुआ है, तो ठीक है। CP मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं CV का यूज़ हुआ है। CV इज़ द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम लोग देख रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस है मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, दैट इज़ dV इज इक्वल टू 0 होता है। और ये जो है CV का फॉर्मूला फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। और यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला लिखेंगे एन सी भी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन भी। यदि यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा।
तो यानी कि ये कट करके 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ln 1, और ये वाला जो पूरा टर्म है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जो फाइनल हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एंट्रोपी चेंज के लिए वो हो जाएगा n CV ln T2/T1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वो हो गया हमारा आइसोबारिक कंडीशन। आइसोबारिक कंडीशन, आइसोबारिक कंडीशन मतलब क्या होता है हमारा, जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा NCP ln T2/T1। जिस तरह वहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ था तो ये वाला टर्म 0 हो गया था, उसी तरह यहाँ पर ये सेकेंड टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये सेकेंड टर्म 0 होगा तो जो हमारा वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा S इक्वल टू NCP ln T2/T1। ठीक है, और थर्ड केस आता है हमारा आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब क्या होगा कि वहाँ पर जो हीट है वो चेंज नहीं होता है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशन में यहाँ पर सीधा सा बात है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सीधा सा बात है कि हम ये वाले फार्मूले को यूज़ करें या फिर ये वाले फार्मूले को यूज़ करें। आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर वाला पार्ट कांस्टेंट है, यानी कि NCP ln T2/T1 भी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ पर NCP ln T2/T1 भी 0 है, क्योंकि T1 और T2 बराबर है तो T1 T2 कट के 1 हो जाएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 का वैल्यू हमारा 0 आता है। उस कंडीशन में जो हमारा वैल्यू आएगा एंट्रोपी चेंज के लिए दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा NR ln V2/V1। और इसको अगर प्रेशर के टर्म में लिखना चाहेंगे तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो ये अगर हमारा वॉल्यूम के को अगर हम लोग प्रेशर के टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ NR ln P2/P1। तो ठीक उसी तरह अगर हम लोग यहाँ से पिक करेंगे तो ये वाला नेगेटिव ऑफ NR ln P2/P1 आ जाएगा, या फिर यहाँ से पिक करेंगे तो NR ln V2/V1 हो जाएगा। तो टोटल ये हमारा 3 फार्मूला था। लास्ट वाला जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा या वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा या टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ये तीनों फार्मूला में से किसी को हम लोग जहाँ पर जैसा कंडीशन का ज़रूरत है उसके हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमारा एंट्रोपी चेंज जो है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के फॉर्म में जो है इसका अगर इसके वेरिएबल्स के फॉर्म में अगर डिटरमाइन किया गया है तो यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। और इसके लिए जो हमारा ये फार्मूला है और इस पार्ट के लिए हमारा ये फार्मूला आता है। और इसके अलावा इसके पहले भी हम लोग बहुत सारे फार्मूला को डिस्कस किए हैं। और इसके अलावा लास्ट में हमारा एक और फार्मूला आता है दैट इज़ फॉर द एंट्रोपी का जो हमारा जो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है सेकेंड लॉ के ड्यूरेशन में आता है, उसको भी हम लोग को जानना जरूरी है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस जो होता है एंट्रोपी का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी 2 पॉइंट्स होता है हमारा। फर्स्ट कहता है इट इज मेजर ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस या फिर हम लोग डिसऑर्डर भी लिख सकते हैं। और सेकंड होता है हमारा एंट्रोपी इज इक्वल टू K ln W, वेयर K जो है हमारा बोल्टमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये जो W है वो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस, मतलब एंट्रोपी जितना ज़्यादा होगा किसी बॉडी का
डिसऑर्डरनेस यानी कि उसका जो उलझा हुआपन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो उतना ज़्यादा परेशान रहेगा, उतना ज़्यादा उछल कूद करेगा। और सेकेंड पॉइंट है हमारा एंट्रोपी इज इक्वल टू द के एल एन डब्ल्यू, वेयर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड नेचुरल लॉग ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बस यहीं तक डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग टोटल जितना ही टाइप का फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का और भी फॉर्मूला होता है जो कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करना है, जो कि हमारा रेसिडुअल एंट्रोपी है। बट सेकेंड लॉ के अंदर में जितने भी फॉर्मूले आते हैं लगभग सभी फॉर्मूले को हम लोग डिस्कस किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक